नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ संवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल गांधी परिवार में सब कुछ सही नहीं चल रहे हैं। एक और गुड़गांव के चर्चित लैंड डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिन भर रॉबर्ट वाड्रा से सघन पूछताछ की और जैसे ही वो ईडी कार्यालय से बाहर निकले, एक और बड़ी खबर ने पूरे राजनीतिक पटल को झकझोर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ औपचारिक रूप से चार्जशीट दाखिल कर दी है। पहली बार ये चार्जशीट दाखिल हुई है। ये खबर इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चार्जशीट दाखिल होना मात्र एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि न्यायिक प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब 25 अप्रैल से इस मामलों की विधिवत सुनवाई प्रारंभ होगी और नेशनल हेराल्ड प्रकरण की समस्त फाइलें अदालत के समक्ष खुलकर सामने आएगी। सोनिया और राहुल गांधी को अब अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। चार्जशीट दाखिल होने का अर्थ यही है कि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली और पर्याप्त प्रमाण या सबूतों के आधार पर ही यह दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किया गया है। इसका एक गंभीर संकेत यह भी है कि आने वाले समय में यदि जरूरत महसूस हुई तो ईडी अदालत से गांधी परिवार की गिरफ्तारी की अनुमति भी मांग कर सकती है। यह एक वैधानिक संभावना बन गई है। हालांकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की संभावना बहुत प्रबल तो नहीं लगती है, लेकिन इतना तो तय है कि गांधी परिवार के लिए कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां अब और भी गंभीर हो गई है। इंटरेस्टिंग ये है कि यह पूरा मामला लगभग 1.5 दशक पुराना है। वर्ष 2012 में जब सुब्रमण्यम स्वामी, जो तब बीजेपी का एक सक्रिय कर्मी हुआ करते थे, इस मुद्दे को पटियाला हाउस कोर्ट में उठाया था, तभी इस मामले की कानूनी यात्रा शुरू हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से मांग की थी कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए और धीरे धीरे ये केस गांधी परिवार के गले की फांस बन गए हैं। कांग्रेस शुरू से ही इस मामले को सिरे से खारिज करती रही है, ये कहते हुए कि नेशनल हेराल्ड अखबार तो पंडित नेहरू की विरासत है और अगर गांधी परिवार उससे जुड़ी संपत्ति को संचालित कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन यही से कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। नेशनल हेराल्ड अखबार के नींव भले ही नेहरू जी ने रखी थी, लेकिन उसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने निजी ढंग से निवेश किया था। उन्होंने बाकायदा शेयर खरीदे थे। वही संपत्ति जो उन स्वतंत्रता सेनानियों के सामूहिक प्रयास से खड़ी हुई, बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गुपचुप तरीके से हथिया ली गई। यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और पूंजी से बना है, उस पर अगर कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने बिना अकाउंटेबिलिटी से नियंत्रण करता है, तो क्या ये नैतिक और कानूनी रूप से शिकारिया है? खासकर तब जब ये अखबार बंद हो चुका है, पर उसकी जमीन और इमारतें दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई प्रमुख शहरों में आज भी मौजूद है, जिनकी कीमत 2000 से 5000 करोड़ रुपए तक आकी जाती है। दोस्तों, न्याय संगत तो यही होता ना कि जिन शेयर धारकों ने उस अखबार में पूंजी लगाई थी, उन्हें उनकी हिस्सेदारी वापस मिलती। लेकिन कांग्रेस ने चुपचाप एक नई कंपनी बनाकर उस कंपनी के माध्यम से सारी संपत्ति अपने नियंत्रण में ले लिया। यह तर्क दिया गया कि अखबार पर कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए कांग्रेस ने मात्र 50 लाख दिए और बदले में करोड़ों की संपत्ति पर अधिकार पा लिया। यह सौदा अपने आप ही संदेहास्पद और अपारदर्शी था।
अब जब इस पूरे प्रकरण की जांच हुई तो गांधी परिवार और कांग्रेस की भूमिका सीधी नजर आने लगे। मामला इसीलिए गंभीर हो गया है क्योंकि ये केवल संपत्ति हड़पने का नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए स्वाभाविक विश्वासघात का मामला बन गया है। अब तक दो बड़े नाम सामने आए हैं। प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण और पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मार्कदेव काटजू के पिता दोनों ही इस अखबार के शेयर होल्डर रहे थे। इन परिवारों का आरोप है कि उन्हें इस लेन देन की कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही उनकी सहमति ली गई है। उनके शेयर या तो समाप्त कर दिया गया या किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कानूनी भाषा में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या आर्थिक विश्वासघात कहलाता है। और यही कारण है कि यह मामला अब एक साधारण विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक अपराध के शक्ल ले चुका है। दोस्तों, अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कितने और शेयर धारक सामने आते हैं। वर्ष 2022 में ईडी ने सोनिया गांधी से लगभग 12 घंटे और राहुल गांधी से लगभग 50 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। उस वक्त मामला थोड़ा शांत पड़ गया था और कांग्रेस लगातार दावा करती रही कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो यह स्पष्ट हो गया है कि मामला बेहद गंभीर है और आने वाले समय में और भी बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस लगातार ये दावा करती रही है नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ भी ठोस नहीं है और ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो ईडी इतने वर्ष तक इसकी पर्दे क्यों खुलता रहा? सच्चाई ये है कि ईडी की जांच में कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसे बार बार खंगालने की जरूरत महसूस हुई। और जब जांच ने ठोस रूप लेना शुरू किया, सबूत मजबूत हुए, तभी जाकर ईडी ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की है। हमें तो यही लगता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अच्छी तरह समझते हैं अगर गांधी परिवार पर कार्रवाई करनी है तो वह सिर्फ हाथ डालने से नहीं चलेगा, पकड़ ठोस होनी चाहिए। अगर कार्रवाई हल्की रही तो आलोचना खुद चढ़कर पर आ जाएगी और शायद इसी कारण से सालों लग गए। 2022 में पूछताछ हुई और अब 2025 में जाकर चार्जशीट दाखिल की गई। इसका साफ संकेत यही है कि ईडी ने इस केस पर गहराई से होमवर्क किया है और अब पूरा मामला उनके पुख्ता दस्तावेजों पर टिका है। यही वजह है कि यह मामला बेहद गंभीर बन गया है। और याद रखिए, ईडी कोई भी कदम बिना तथ्यों और सबूतों से नहीं उठाती। जब मोदी जी तीसरी बार सत्ता में लौटे थे 2024 में, उन्होंने संसद में साफ कहा था कि देश के विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम। और उन्होंने साफ साफ चेताया था अब इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या ये जो अभी कार्रवाई हो रहे हैं उसी चेतावनी का पहला प्रभाव है? ये सवाल अब हर राजनीतिक मंच पर गूंज रहा है, क्योंकि मोदी अब तक शांत थे, लेकिन वो हमेशा कहते आए हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मामला रॉबर्ट वाड्रा का हो या सोनिया, राहुल या किसी का भी हो। मोदी हर मंच से इन मामलों को उठाते रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो उन वादों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लोग कहते थे वाड्रा का क्या हुआ, ताई फिश, नेशनल हेराल्ड का क्या हुआ, सब ठंडा पड़ गया। लेकिन मोदी कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाते। उनके पास स्पष्ट योजना है। 2029, 2034 और यहां तक कि 2047 तक का रोड मैप तैयार है। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक एक कदम रणनीति से उठा रहे हैं।
देश में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो और वक्फ संशोधन जैसे कानूनों पर मोदी के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। और जब विपक्ष वक्फ कानून में बदलाव को लेकर तिल मिलाया, तब अचानक ईडी की चार्जशीट सामने आ गई। ये संयुक्त नहीं है दोस्तों, एक रणनीतिक चरणबद्ध कार्रवाई है। हाल ही में आतंकवादी तहब्बुर राना और भगोड़ा मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी ने सरकार की दिशा और मंशा स्पष्ट कर दी है। मोदी ने जो वादा किया था, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, अब उसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। गति धीमी तो लग सकती है, लेकिन हर कदम ठोस और सटीक है। गांधी परिवार के लिए ये खबर बड़ी चिंता का तो सबब है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत पुरानी है, जैसे पहले भी कह के आए हैं। वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है, फंसाने की कोशिश है। जल्द ही आप सुनेंगे कि देश की सारी एजेंसियां बिक चुकी है, फलाना फलाना इस तरह का, अदालतें बिक चुकी है। ये कांग्रेस का पुराना राग है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ईडी हर कदम तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर बढ़ा रही है। गांधी परिवार के लिए अब ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है और सोनिया राहुल के लिए भी राह अब आसान शायद नहीं होने वाली है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आने वाले दिन विस्फोटक हो सकते हैं। राजनीतिक भूकंप के लिए तैयार रहिए। हर मोड़ पर नई कहानियां खुल सकती है। बंगाल जल रहा है, मुख्यमंत्री चुप है, विपक्ष आग में घी डाल रहे हैं और इस बीच गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है। भारत की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। शायद इमरजेंसी के दौर के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े नाम अदालतों में घोटाले से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह राजनीति का एक बेहद निर्णायक मोड़ है। तो इस मोड़ पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी चौंकाने वाले हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।